जी हाँ दोस्तों, आज हमारे देश में कोरोना पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये करीब करीब 3 लाख हो गई है। इसमें से 55 से 56% लोग ठीक हो चुके हैं और करीब 40 से लेकर के 42% लोग एक्टिव केसेस हैंगे। अगर इस ट्रीटमेंट बूस्टर थ्योरी को हम यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ़ एक्टिव पेशेंट्स में बहुत तेज़ी से गिरावट आ सकती है और साथ ही साथ स्टेज 2 और 3 में जाने वाले पेशेंट्स के नंबर्स में भी कमी आ सकती है। ये बूस्टर ट्रीटमेंट थ्योरी स्टेज 1 कोरोना पेशेंट्स के लिए है, जो बहुत ही सिंपल, साधारण और लॉजिकल बेस्ड है। ये थ्योरी साइंटिफिक डाटा और स्टडी पर बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जिस पर ये थ्योरी बेस्ड है। फैक्ट नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वायरस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके आरएनए में होती है, जो कि एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है and which is very well protected by this outer layer, and this outer layer is made up of lipid or you can say fat, and these are the proteins spikes जो इसको हमारे सेल में इंटर करने में हेल्प करते हैं। इस स्ट्रक्चर को सिंपल पानी या कोई दूसरा केमिकल ब्रेक नहीं कर पाता है। इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए सोप या सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ता है जिसमें अल्कोहल कंटेंट होता है। तो चलिए जानते हैं कि सोप में ऐसा क्या होता है जो इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सोप में एम्फीफाइल्स कंपाउंड होते हैं। एम्फीफाइल कंपाउंड इस तरह के होते हैं जिसका एक एंड वाटर अट्रैक्टिव होता है, यानी वाटर लविंग होता है। इस हेड को हम हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं और इसकी जो टेल होती है ये लिपिड अट्रैक्टिव या फैट लविंग होता है। सो इस टेल को हम लिपोफिलिक टेल्स बोलते हैं। सो जब इस वायरस का कांटेक्ट सोप मॉलिक्यूल्स के साथ होता है तो सोप मॉलिक्यूल का जो लिपोफिलिक टेल होता है, जो लिपिड और फैट की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो आसानी से इस कवर में प्रवेश कर जाता है और इसके प्रवेश करने के बाद जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है। तो जब इसका संपर्क पानी के साथ होता है तो पानी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और इसका ये स्ट्रक्चर टुकड़ों में टूट जाता है। इस तरह से कोरोना वायरस का ब्रेक हो जाता है और इसके जो ये बचे हुए टुकड़े होते हैं इनको हमारे ये सोप मॉलिक्यूल्स चारों ओर से पैक करके इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम माइसेल्स कहते हैं। और जब अल्कोहल का कांटेक्ट इस वायरस से होता है तो अल्कोहल यहाँ प्रोटीन के ये जो स्पाइक्स होते हैं उनको वाइब्रेट करके निकाल देता है, जिससे इसका ये जो आउटर कवर है ये वीक हो जाता है और वीक होने से ये ऑटोमेटिक कोलैप्स होके डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए WHO ने हैंड वॉश के लिए सोप सॉल्यूशन और पानी सजेस्ट किया है और जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर हमें सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए सजेस्ट किया है। फैक्ट नंबर 2, WHO के अनुसार दिस इज़ नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 है, जिसे अभी ऑफिशियली कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसकी वजह से ये वायरस मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही अटैक करता है।
हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। इसका ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम है और ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम में नॉस्ट्रिल, नसल कैविटी, ओरल कैविटी, माउथ, टंग और हमारे वोकल कॉर्ड आते हैं, जबकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया, ब्रोंची एंड लंग्स आते हैं। फैक्ट नंबर 3, वायरस मूवमेंट टाइम इन आवर बॉडी। मतलब इन्फेक्शन होने के बाद ये वायरस हमारे शरीर के किन किन हिस्सों को कितने दिनों में संक्रमित करता है और उससे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि किसी पर्सन को इन्फेक्शन होता है तो वो उसका डे 1 कहलाता है। फिर इन्फेक्शन होने के 2 से 5 दिनों में ये वायरस बहुत तेज़ी से उसके नाक और गले में फैलता है, जिससे के बाद उस रोगी में इसके लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं, जैसे कि उसे सूखी खांसी आना, बहुत तेज़ फीवर होना या बॉडी में पेन होना। और कुछ केसेस में पेशेंट्स के सूंघने की क्षमता में भी कमी आती है। जब पेशेंट में ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे हॉस्पिटल जाकर अपनी जांच कराने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए डॉक्टर उसकी नसल कैविटी या थ्रोट रीजन से एक स्वैब सैंपल लेता है और ये सैंपल पीसीआर मेथड से चेक किया जाता है, जो कि एक बहुत ही रिलायबल डीएनए बेस्ड एक बहुत ही रिलायबल मेथड है, बट इसकी रिपोर्ट आने में 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। और पेशेंट को सीवियरिटी के हिसाब से होम क्वारंटाइन या हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया जाता है। इस स्टेज में अराउंड 85% पेशेंट्स 5 से 8 दिनों में प्रॉपर आइसोलेशन और ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। स्टेज 2, अगले 5 से 8 दिनों में ये संक्रमण रोगी के लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर उसके लंग में इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है और उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। इस स्टेज में अराउंड 15% पेशेंट आते हैं। फिर उसके अगले 9 से 5 दिनों में पेशेंट तीसरी स्टेज में आ जाता है, जहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होती है और उसे आईसीयू में रखा जाता है। यहाँ पर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने से, जैसे किडनी डैमेज होने पर, निमोनिया होने पर 3 से 4% पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 4, फर्स्ट इन्फेक्शन स्टार्ट इन अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम। अभी हमारे रिसर्चर और साइंटिस्ट ने ये पाया है कि हमारा जो नसल एरिया है वहाँ पर ये जो गॉबलेट सिक्रेटरी सेल्स होते हैं और ये सीलिएटेड हेयरी टाइप सेल्स होते हैं, इन सभी में ACE2 रिसेप्टर पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा साइंटिस्ट ने यह भी पाया है कि हमारे माउथ और टंग में भी ये AC2 रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा रिसर्चर्स ने यह भी पाया है कि बहुत अधिक संख्या में प्रोस्टीज हमारे नसल के जो सेल्स हैं उनमें पाया जाता है। ये प्रोस्टीज या TMPRSS जो होता है, ये इस करोना वायरस के प्रोटीन स्पाइक्स को केमिकली स्प्लिट ऑफ करके हमारे सेल में इंटर करने में हेल्प करता है।
चलिए अब इस ACE2 का क्या रोल होता है उसे देखते हैं। ये जो ACE2 होता है वो एक प्रोटीन रिसेप्टर होता है, हमारे सेल में होता है। ये कोरोना वायरस के इस प्रोटीन स्पाइक से अटैच हो कर के उसे हमारे सेल में एंट्री दिलाता है, और इस तरह से ये कोरोना वायरस हमारे सेल में इंटर करता है इस ACE2 प्रोटीन रिसेप्टर्स की हेल्प से अंदर आकर ये कोरोना वायरस अपना RNA रिलीज़ करता है और हमारे सेल में मल्टीपल रिप्लिकेट RNA जनरेट करता है, और साथ ही साथ प्रोटीन्स भी जनरेट करता है। फिर ये प्रोटीन्स और ये RNA मिल कर के नए बहुत सारे वायरस क्रिएट करते हैं और फिर हमारे सेल से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से इनकी संख्या बहुत तेज़ी से फैलती है। सॉल्यूशन ट्रीटमेंट बूस्टर फॉर स्टेज 1 पेशेंट्स। इस कोरोना वायरस के हमला होने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम हरकत में आता है, और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है उसको ही ये कार्टून के फॉर्म में भी समझाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना वायरस के ये जो प्रोटीन स्पाइक हैं इन्हें की तरह दिखाया गया है, और ये जो ACE2 प्रोटीन रिसेप्टर होता है वो एक लॉक की तरह दिखाया गया है। इसे हमारे सेल में एक लॉक की तरह दिखाया गया है। तो कोरोना वायरस का ये स्पाइक इस प्रोटीन रिसेप्टर से अटैच हो करके, यानी इस लॉक को खोल करके हमारे सेल के अंदर इंटर करता है, और जैसे ही ये कोरोना वायरस हमारे सेल के अंदर इंटर करता है तो हमारे सेल की जो मशीनरी है उसे हाईजैक कर लेता है और अपनी थाउजेंड्स ऑफ कॉपी रेप्लिकेट करता है, जिससे हमारा सेल इन्फेक्ट हो जाता है, और फिर ये इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन रिलीज़ करता है, जिससे इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी अनजान वायरस का हमला हुआ है, और उस वायरस की इन्फॉर्मेशन MSC सेल के रूप में रिलीज़ करता है। फिर हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसके T लिम्फोसाइट्स इस इन्फेक्टेड सेल को एलिमिनेट करते हैं, जबकि B लिम्फोसाइट्स एंटीजन को रिलीज़ करते हैं और कोरोना वायरस के सर्कुलेशन को न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसा कि ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एकदम अननोन वायरस होता है, जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहले IgM नामक एंटीबॉडीज़ रिलीज करता है जो इसे फाइट करते हैं, और उसके बाद ये IgG नामक एंटीबॉडीज़ रिलीज करता है जो इस वायरस से लड़ने में काफ़ी सक्षम होते हैं। और अगर पेशेंट्स को इन्फेक्शन बहुत कम हुआ है और उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है तो ये एंटीबॉडीज़ इस वायरस से लड़ कर के पेशेंट को ठीक कर देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एकदम नया होता है, इसलिए ये एंटीबॉडीज़ जनरेट करने में इम्यून सिस्टम को टाइम लगता है, इसलिए हमारा स्टेज 1 में रिकवरी टाइम कुछ ज़्यादा होता है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और ये वायरस हमारे अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं तो इम्यून सिस्टम को इनसे लड़ने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमारा रिकवरी टाइम 5 से 8 डेज होता है। पर जैसा कि हम जानते हैं, अगर दो सेनाओं के बीच में युद्ध चल रहा हो और अगर आपकी मित्र सेना आपकी हेल्प के लिए आ जाए तो आप उस युद्ध को बड़ी ही आसानी से जीत सकते हैं। इसीलिए अब हम इम्यून सिस्टम की हेल्प करने के लिए उसकी मित्र सेना को फैक्ट नंबर 1 से लेकर के आएंगे।
अब हमारे इम्यून सिस्टम की मित्र सेना जो कि सोप सॉल्यूशन है, वो आकर के इस युद्ध में उसको लड़ने में हेल्प करेगी, क्योंकि सोप सॉल्यूशन में ही ये क्षमता है कि वो इस वायरस को किल कर सकता है। ये दोनों मिल कर के इस करोना वायरस को 1 से 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से पेशेंट एक स्टेज 1 में विदिन 1 से 2 डेज़ में ठीक हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सोप का सल्यूशन या डिटर्जेंट का सल्यूशन बना करके मुंह में गार्गिल करना होगा, क्योंकि इस समय हम किसी और चीज़ से जो गार्गिल करते हैं लाइक डिफरेंट सब इस वायरस को मारने में सक्षम नहीं है। केवल और केवल ये सोप सॉल्यूशन ही इस वायरस को मारने में सक्षम है। इसलिए इसकी हेल्प यानी इससे गार्गिल 20 से 30 सेकंड तक गार्गिल करने पर ये वायरस को हम ख़त्म कर सकते हैं। जब भी हम बाहर से अपने घर में आते हैं तो WHO की रिकमेंडेशंस है कि हमें अपने हाथों को सोप से कम 30 सेकंड के लिए धुलना चाहिए। अब मेरे कुछ सुझाव हैं जिसको यूज़ करने पर आप इस वायरस से बहुत जल्दी संक्रमित नहीं होंगे, और अगर आप संक्रमित हैं तो बहुत ही जल्दी ठीक हो सकते हैं। सुझाव नंबर 1, सोप सॉल्यूशन से हाथ धुलने के बाद आपको अपने फेस को भी 30 सेकंड तक सोप सॉल्यूशन से वॉश करना है। उपाय नंबर 2, अगर हो सके तो आप सोप सॉल्यूशन से अपनी नसल कैविटी को भी क्लीन करें, क्योंकि सबसे पहले ये वायरस नसल कैविटी और ओरल कैविटी में ही फैलता है। तो अगर हो सके तो आप अपने नसल कैविटी को भी सोप सॉल्यूशन से क्लीन करें। उपाय नंबर 3, आप एक बॉटल में डिटर्जेंट का सॉल्यूशन बना के रख लीजिए। सोप का सॉल्यूशन इसलिए नहीं क्योंकि मैंने दोनों को ट्राई करके देखा, सोप सॉल्यूशन का टेस्ट अच्छा नहीं होता और वो थोड़ा ज़्यादा बबली होता है। इसलिए आप डिटर्जेंट सॉल्यूशन को एक बॉटल में घोल बना के रख लीजिए और उसका एक सिप मुंह में रख करके 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए और उसके बाद गार्गिल कीजिए, नहीं तो बहुत सारा बबल्स बनना शुरू हो जाएगा। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद आप उस एरिया को गार्गिल कीजिए और गर्म पानी से पूरा वॉश आउट कर दीजिए। इस तरह से आप अगर स्टेज 1 के पेशेंट हैं तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे, और अगर आप किसी हाईली इन्फेक्टेड एरिया से आए हैं ना हो, इसमें ये काम आएगा। मेरा ये सजेशन है कि आयुष मंत्रालय इसे कुछ नंबर ऑफ पेशेंट्स में टेस्ट करने के बाद लोगों को सजेस्ट करें। उससे पहले आप इस उपाय को यूज़ ना करें। हालांकि इसमें कोई भी हार्मफुल नहीं है, क्योंकि अगर आप स्मॉल अमाउंट में डिटर्जेंट सॉल्यूशन आपके पेट में जाता है तो वो बिल्कुल हानिकारक नहीं। हालांकि आपको वो पीना नहीं है, केवल उससे गार्गिल करना है, और जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। लेकिन फिर भी आयुष मंत्रालय से रिकमेंडेशन मिलने के बाद ही आप इसे यूज़ करें। अब यहाँ मैंने जो भी फैक्ट्स दिए हैं उन सभी के यहाँ पर रेफरेंस दिए हुए हैं, और ये रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो इस पेंडेमिक महामारी से निपटने में हमें थोड़ा भी यूज़फुल साबित हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस महामारी से फैलने वाले संक्रमण को रोकने में के लिए कुछ अचूक उपाय बताऊंगा, जिससे ये संक्रमण बहुत तेज़ी से रोका जा सकता है। जैसा कि हमारे भारतवर्ष का नारा है, वसुधैव कुटुंबकम। जय हिंद।